दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 क तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 क तक की गई है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था और इसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए यदि राष्ट्रपति की ये राय होती थी कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। लेकिन आंग्ल भारतीयों के मनोनयन से संबंधित प्रावधान जो है ये अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित था और अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपर्युक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। आप जान लीजिए, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा ये अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण यानी लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में इसको पुनः अगले 10 वर्षों के लिए यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, जबकि आंग्ल भारतीय जो सदस्य थे उनके नामांकन या मनोनयन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि यानी संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक यानी 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 क या 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम जो है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसके गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सबसे पहले 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था और 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 ख यानी 338 बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर 2 दिसंबर 2022 से हैं और अनुच्छेद 341 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 341 एक।
दोस्तों, अनुच्छेद 342 एक के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। तो आप जान लीजिए, किसी भी जाति को या किसी राज्य की जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में अधिसूचित या विनिर्दिष्ट करने का अधिकार जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति को है। अब आइए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किससे? तो उत्तर है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 क तक के तहत कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करने के प्रावधान को अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 341 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 के तहत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। पहला है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आदेश के द्वारा बनाई गई हैं। बिल्कुल सही है। और इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। सही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं। सही नहीं है। और कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। तो ये दोस्तों सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई हैं। और अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति घोषित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है या हिंदू और मुस्लिमों तक सीमित है? तो सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दोस्तों धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है धर्मनिष्ठ से तटस्थ है और इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है।
जबकि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध और सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं। तो अनुसूचित जाति में केवल हिंदू यानी बौद्ध और सिख भी इसमें शामिल हैं, अन्य लोग शामिल नहीं हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति में किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों को और 1990 में बौद्धों को शामिल किया गया था। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। अगला प्रश्न है 14 अगस्त 2007। दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1206। तो वर्तमान में लेकिन इसकी संख्या जो है अधिक हो गई है। 14 अगस्त 2007 को जब डेट है तो संसद द्वारा संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में 2022 तक यथा संशोधित अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों जाति समूहों की संख्या 1255 है और 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है और जो पुरानी जनगणना है हमारी या लेटेस्ट जनगणना 2011 है, उसके आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। तो इस तरह से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें या किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? राज्यसभा, जम्मू और कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषदें या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है राज्यसभा और राज्य विधान परिषदें। तो दोस्तों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में किए गए हैं, लेकिन राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आप जान लीजिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधान परिषद का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। इस अधिनियम की धारा 14(6) के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन देखिए 338 और 338 से 337, 334 और 339। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 338 और 338A। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 388 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन किया गया है और अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन है 337, 338, 338A और 340। तो सही उत्तर है 338 क। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय हैं? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, केवल 2। और आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक या सांविधिक, जिसको स्टैच्यूअरी कहा जाता है, वो निकाय हैं, क्योंकि इनका गठन संसदीय विधियों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, 221, 121 और 139। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अब है नहीं बल्कि किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान था वो संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए यदि राष्ट्रपति की ये राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत ये व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए ही थी, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा ये अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की गई थी और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियन के जो नाम निर्देशन का प्रावधान है उसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए समाप्त या निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 331 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो मनोनयन है या मनोनीत करने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये था अनुच्छेद 333। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानित है कि यदि किसी राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपर्युक्त प्रावधान की अवधि मूलतः 10 वर्षों तक ही थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, वहीं आंग्ल भारतीयों का जो नाम निर्देशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों ये 1993 में ये अधिनियम पारित हुआ था। बाल मजदूर निषेध और नियामक अधिनियम 1986 हो जाएगा। निशक्त जन समान अधिकारिता, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहकारिता अधिनियम ये जो है 1995 में अस्तित्व में आया था। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1990 में नहीं बल्कि 1992 में आया था। तो अगर 1992 करके सही संशोधन करें तो 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1990 में नहीं बल्कि 1992 में आया था। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? आपको बताना है।
100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 102वां संविधान संशोधन। दोस्तों 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख या 338 बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था और उपर्युक्त संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति या अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर या कोई नहीं या एक से अधिक? तो सही उत्तर है काका साहब कालेलकर। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें हमने कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों अब यहीं पर जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहीं पर वो समाप्त होता है। और इससे संबंधित 2 वीडियो और भी हैं जो विविध प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से भी काफ़ी हद तक संबंधित हैं। उनको हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।